Hello everyone, welcome to Science Edu Station. Students, first of all, so sorry guys for too much delay, but now your wait is over. आज मैं आ गई हूँ आप सभी का मोस्ट अवेटेड लेक्चर लेकर के, जो कि है साउंड. ओके, इस लेक्चर में हम लोग साउंड का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, भले ही मैंने बहुत वेट करवाया आप लोगों को, बट इस लेक्चर को तैयार करने में मैंने 100% दिया है अपना. जितने भी बहुत सारे इस चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया है. ओके, और अगर आपने इस पूरे लेक्चर को बिना स्किप किए फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आपने एंड तक एक बार भी देख लिया, तो आई कैन अश्योर यू कि आपसे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आने वाले कोई भी क्वेश्चंस स्किप नहीं होंगे. आप सारे क्वेश्चंस को बखूबी कर सकते हो. इसके लिए मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ. बस आप कंसंट्रेशन के साथ इसे पूरा देखना, और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा बैक जाओ और फिर वहाँ से कंटिन्यू करो, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, बिकॉज ये वन शॉट रिवीजन है तो लेक्चर लंबा हो सकता है ना, लेंदी हो सकता है. सो हैव पेशेंस एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. लुक एट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि साउंड क्या होता है, किस तरह से यह प्रोड्यूस होता है ना. फिर वाइब्रेशन क्या होता है, मीडियम क्या होता है, वेव किस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मीडियम के बेसिस पे वेव के जो टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव. फिर हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे वेव 3 टाइप्स की होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड सरफेस वेव, है ना. फिर हम ये भी देखेंगे कि प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है, साउंड किस तरह से प्रोपेगेट करती है, कंप्रेशन, रेडिफैक्शन किसे कहते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ्स क्या होता है, वेव को हम ग्राफिकल वे में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है किसी भी वेव का, वो हम देखेंगे, जिसमें आता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. देन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं साउंड वेव के, दैट इज़ लाउडनेस, पिच, टिम्बर, वो हम लोग देखेंगे. देन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसके बाद टोन क्या होता है, नोट क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, स्पीड ऑफ साउंड से क्या समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देन इको एंड रिवर्बरेशन, फिर यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग, एंड देन लास्ट टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. ओके, तो ये सब तो बेसिक्स है ना, यहाँ तक ये सारे बेसिक्स हैं. मेन जो आपका टॉपिक है ना, जिसमें आपको फोकस करना है, वो है ये. इन सारे टॉपिक्स को आपको फोकस करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंसिटी, स्पीड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड रिवर्बरेशन, इसका क्या यूजेस है ना, रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, और अल्ट्रासाउंड के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग जिस पोर्शन में न्यूमेरिकल्स आएंगे उन्हें भी हम लोग डील करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ साउंड. सो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे कानों में हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है. अब जैसे कि आप मिर्ची खाते हो तो आपकी जो टंग होती है उसमें बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है. जस्ट लाइक दैट हमारे कानों में एक एनर्जी पहुंचती है जो कि हमारे कानों में एक सेंसेशन क्रिएट करती है, दैट इज़ कॉल्ड साउंड. अब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही हम बोलते हैं, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है ना, तो कैसे सुन पा रहे हो आप, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, है ना, हमारे गले की जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं, जिससे कि वाइब्रेशन क्रिएट होती है. और यही वाइब्रेशन जो है वो प्रोपेगेट करती हुई आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती जाती है. फिर ये जब हमारे माउथ से बाहर की तरफ निकलती है तो बहुत सारे एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. जैसा कि हम सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं. तो ये जो वाइब्रेशंस है ये अपने आसपास के वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन क्रिएट करती है. वही ये वाइब्रेशन आगे बढ़ता जाता है, फिर एयर पार्टिकल्स से ये टकराती है. एयर पार्टिकल्स में भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ये डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करता है, यानी कि आगे बढ़ता हुआ ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता हुआ हमारे कानों तक पहुँचता है ना. अब हमारे कानों तक पहुंचता है तो इसमें एक ऑर्गन पाया जाता है. कान का एक ऑर्गन होता है ईयर ड्रम, जिसे हम आम भाषा में कान का पर्दा बोलते हैं, उससे जाकर के टकराता है. फिर इसमें भी वाइब्रेशन क्रिएट होती है. अब यहाँ पे नर्व सेल प्रेजेंट होती है. नर्वस टिश्यू हर जगह हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये जो नर्व सेल होती है वो इसे सेंस करती है. अब सेंस करने के बाद फ़ौरन ये ब्रेन को पहुँचाती है. फिर ये ब्रेन हमारा उस साउंड को
ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इस एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, देन हम सुन पाते हैं। तो इस तरह से होती है साउंड की प्रोसेस। तो ऑल वी कैन से डेट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। हम क्या कह सकते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव। अब ये जो पार्टिकल्स से टकराती है तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर आगे बढ़ता जाता है और कानों तक पहुंचता है। एज अ रिजल्ट हम आवाज़ सुन पाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन एक टाइप का मोशन है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक मेन पोजीशन से आगे पीछे मूवमेंट शो करता है या फिर ऊपर नीचे मूवमेंट शो करता है, तो इस तरह के मोशन को वाइब्रेशन कहा जाता है। ओके, सो व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर आप यहाँ पे इस फिगर में देखो कि जब ये कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है अपनी जगह पे, तो ये अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को पुश करता है ना। अब ये एडजेसेंट पार्टिकल जो पुश होते हैं तो उनमें एक कंप्रेशन का रीज़न बनता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। फिर ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोज आकर के ये अपने अगले वाले को धक्का देता है और फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो अब इसे आप ऐसा समझो कि जैसे कि आप अपनी असेंबली, स्कूल में असेंबली होती है, असेंबली में लाइन में खड़े हुए हो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए होते हैं, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे आपकी एक फ्रेंड खड़ी हुई है ना, और यहाँ पर से आपको कोई धक्का देता है तो सबसे पहले तो आप गिरोगे आगे वाले पे, फिर कुछ समय के बाद ये स्टूडेंट्स गिरेगा अपने आगे वाले पर। ऐसा तो नहीं है कि जिस टाइम पे आप गिरे हो उसी टाइम पे ये भी गिरेगा, ऐसा तो नहीं है। एक के बाद एक गिरेगा तब जा करके ये बंदा गिरेगा, है ना। उसी तरह से ये जो वाइब्रेशन होता है, ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ वाइब्रेशन से, तो कुछ टाइम पे यहाँ पे जब वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसके कुछ टाइम के बाद ये वाले पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं। इस बीच में क्या होता है कि ये जो कंप्रेशन है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि ये जो कंप्रेशन है ये आगे बढ़ जाता है, तब ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर वापस आते हैं। फिर ये कंप्रेशन आगे बढ़ता है, तब यहाँ पर के पार्टिकल्स खुलते हैं, है ना। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है, जिस पैटर्न को कहा जाता है वेव। सो वेव कुछ भी नहीं है, वेव एक डिस्टर्बेंस है। वेव is a disturbance created by the action of particles that moves through a medium by transferring energy from one location to other location. ये वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि पार्टिकल्स के एक्शन के थ्रू क्रिएट होते हैं और वो मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करते हुए अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं और वही एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचती है, जिसे हम साउंड के फॉर्म में सुनते हैं। अब यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ये एयर पार्टिकल्स एक पाथवे का काम कर रहे हैं। दैट पाथवे इज कॉल्ड मीडियम। ओके, इसी पाथवे को कहा जाता है मीडियम। सो मीडियम क्या है? मीडियम इज द मटेरियल थ्रू विच द डिस्टर्बेंस इज मूविंग। इट कैन बी अ सीरीज ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ये मीडियम जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, या फिर ये गैसेस भी हो सकते हैं जैसे कि एयर पार्टिकल्स। ठीक है, अब साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रोपेगेट होती है, उसके बाद लिक्विड में प्रोपेगेट होती है और सबसे कम स्पीड से गैसेस में प्रोपेगेट करती है, पहुंचती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, अब वेव भी दो तरह की होती है। अब जैसे कि आप देखो इस पिक्चर में, अगर आप देखो कि जब चांद पर कोई जाता है या फिर किसी भी स्पेस पे जाता है तो स्पेस पे एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पेस पे कोई भी एयर पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ वैक्यूम है। ओके, जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती है। और एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी पर हम एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते हैं, सायरन बजता है उसकी आवाज़ सुन पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस में एयर पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए साउंड प्रोपेगेट नहीं हो रही है। डैट मीन्स के साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि मीडियम का काम करते हैं, लेकिन स्पेस में वैक्यूम है, इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर पा रही है, वहाँ पे साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। तो एक कंडीशन ये हुई कि जहाँ पे मीडियम चाहिए होता है वेव को ट्रैवल करने के लिए,
अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लाइट की अगर हम बात करते हैं तो सनलाइट कहाँ से आती है? स्पेस से आती है। तो स्पेस में तो अभी हमने कहा कि वहाँ तो वैक्यूम है, एयर नहीं है, फिर भी लाइट, सनलाइट जो है हम तक पहुँच पाती है। कैसे? इसका मतलब ये कि साउंड, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तभी तो वो पृथ्वी तक पहुँच पा रही है ना। तो इस तरह से दो कंडीशन होती है, एक कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है ना। इस तरह से इस बेसिस पे वेव दो टाइप की होती है, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कहा जाता है जिस वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव, जैसे कि साउंड वेव। और द वेव दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव, जैसे कि लाइट वेव। ठीक है, तो इस बेसिस पे दो टाइप की वेव होती हैं। अब पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें कि पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं, तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो, अगर आप किसी स्प्रिंग को आगे पीछे करते हो तो उसमें से एक एनर्जी रिलीज होती है। देखो ये एनर्जी जा रही है ना, ये एनर्जी जा रही है आगे। तो आप उस स्लिंकी को आगे पीछे खींच रहे हो और एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, वेव भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हो। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है और वेव का प्रोपेगेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। Okay, so what is longitudinal wave? The wave in which the displacement of particles of the medium is parallel to the direction of the wave propagation. दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। डिस्प्लेस पार्टिकल्स जो हैं वो भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो इस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। आपने अभी देखा कि साउंड जो ट्रेवल कर रही है वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ये भी यहाँ से रिलीज होती है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ से साउंड जो प्रोपेगेट करती है तो ये अपने पार्टिकल्स को इसी तरह से डिस्टर्ब करती है ना। तो ये साउंड वेव में भी इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का, जिस तरफ वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है उसी तरफ पार्टिकल्स भी डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि साउंड भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। So mention here, sound is a longitudinal wave because the displacement of particles is in the same direction as the direction of propagation of wave. ये एक टाइप की वेव हो गई। ये है बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। जब आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी उसी डायरेक्शन में चल रही है तो इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब देखो अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कि पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो वो जो पत्थर है पानी में फेंका जाता है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, है ना। लुक एट दिस, अगर आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हो, कोई टुकड़ा फेंकते हो तो वो वहीं पे ऊपर नीचे मूव करता है, लेकिन इसके वजह से जो एनर्जी कंडक्ट होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, लेकिन वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, 90 डिग्री के एंगल पे चल रही है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि जब वेव, एक ऐसी वेव जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन, देन दिस वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तब इस तरह की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, जिसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे करते हैं और वेव चलती है इस तरफ। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ वेव होता है सरफेस वेव। अब इस पिक्चर में आप देखो, पानी की लहरें कुछ इस तरह से ऊपर नीचे ट्रांसवर्स वेव के रूप में चल रही है, लेकिन जब आप अंदर देखोगे, इसके सरफेस के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें मूवमेंट होता है। ये जो लहरें हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरह चल रही होती है ना। पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन लहरें चल रही है इस तरफ। तो जब वेव, जिसमें वेव ट्रेवल करती है लॉन्ग द सरफेस ऑफ द मीडियम की जो सरफेस है उस डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो उस वेव को कहा जाता है सरफेस वेव। ये सरफेस वेव दोनों हो सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी। जैसे कि एग्जांपल में ओशन वेव, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो,
ठीक है, तो ये 3 टाइप की वेव होती हैं। अब आइए हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब इस पिक्चर में अगर आप देखो कि यहाँ से साउंड निकल रही है, अब ये साउंड अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती है, फिर ये अपने अगले वाले को पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाता है, फिर ये अपने अगले वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, फिर ये अपने अगले वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो तब तक चल रही होती है जब तक कि ये लिसनर तक नहीं पहुंच जाए। तो वाइब्रेशन की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो एक मीडियम, एयर पार्टिकल्स यहाँ पे मीडियम का काम कर रहे हैं, उस मीडियम के थ्रू ये चलती हुई पहुंचती है कहाँ, लिसनर तक। तो इस तरह से साउंड का प्रोपेगेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। एंड व्हाट इज प्रोपेगेशन? तो प्रोपेगेशन इज अ काइंड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच द डिस्टर्बेंस इज मूविंग। ओके, when the disturbance created by the source of sound travels through the medium and reaches to the listener, this process is called propagation of sound. Okay? अब देखो यहाँ पे अगर आप सोचो कि एयर पार्टिकल्स अगर नहीं होते तो यहाँ से जो साउंड निकलती, क्या वो आगे बढ़ पाती? नहीं प्रोपेगेट कर पाती। क्यों? क्योंकि साउंड को चलने के लिए, साउंड वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए होता है। एयर पार्टिकल्स एक मीडियम का काम कर रहे हैं। एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगा, जब वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगा तो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो साउंड प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। तो दैट मीन्स के साउंड को भी मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ये वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करती है। दैट मीन्स साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। आपने अभी देखा कि मैकेनिकल वेव किसे कहा जाता है? जिसमें मीडियम चाहिए होता है। तो साउंड को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, इसलिए साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। और इसके बाद आपने देखा कि साउंड वेव भी इसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स के साउंड मैकेनिकल वेव के साथ साथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है एंड मैकेनिकल वेव है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। जरा इस पिक्चर को देखो गौर से। जब कोई वेव आगे बढ़ती है, जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स आगे बढ़ता है तो ये अपने एडजेसेंट एयर पार्टिकल्स को पुश करते हैं, और जिससे कि उसमें एक हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो, ये जो रीजन है, ये जो आगे बढ़ता जा रहा है, ये रीजन क्या है? हाई प्रेशर का रीजन है ना। सभी पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, कंप्रेशन उसमें क्रिएट होता है, और जैसे ही ये अपनी जगह पे वापस आते हैं तो फिर उसमें एक थोड़ा सा टाइम का डिले होता है, जिसकी वजह से उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है। इस बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर का रीजन क्रिएट होता है। तो इस तरह से जब साउंड प्रोपेगेट करती है, जब वेव आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसमें एक बार कंप्रेशन होता है और एक बार रेडिफैक्शन का रीजन बनता है। हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन। फिर पार्टिकल्स आगे बढ़े, वो अपने अगले वाले को धक्का देता है तो उसमें कंप्रेशन होता है, फिर वो अपनी जगह पे वापस आता है तो रेरिफैक्शन होता है। फिर उसी तरह से कंप्रेशन जो है आगे बढ़ता जाता है और वेव बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से वेव का प्रोपेगेशन होता है, कंप्रेशन रेडिफैक्शन, कंप्रेशन रेडिफैक्शन, कंप्रेशन रेडिफैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, अब एक कंप्रेशन और एक रेडिफैक्शन को वन वेव कहा जाता है या फिर वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहा जाता है। सो कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन आर द प्लेसेस वेयर द पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर। जब पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं पुश करने की वजह से, तो उसे हम उस रीजन को कहा जाता है कंप्रेशन। एंड रेडिफैक्शन आर द प्लेसेस वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट। ठीक है, सो कंप्रेशन हाई प्रेशर रीजन हुआ, रेडिफैक्शन लो प्रेशर रीजन हुआ। अब हम जब ग्राफ बनाते हैं, वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो हाई प्रेशर और डिस्टेंस के बेसिस पे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को मेंशन किया जाता है, डिस्टेंस को दिखाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर रीजन जब बनता है, जैसे ही पार्टिकल्स आगे की तरफ पुश होते हैं तो उनमें हाई प्रेशर रीजन बनता है, तो उसे हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ेगा, जब पार्टिकल्स अपनी जगह पे वापस आएंगे तो उसमें रेडिफैक्शन का रीजन बनता है। फिर इसी तरह से ये पैटर्न जो है वो दोहराता जाता है और ये कंप्रेशन रेडिफैक्शन का रीजन बनता जाता है। तो ये ग्राफ में जब हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर का जो ये है इसे कहा जाता है क्रेस्ट। ठीक है, इसे कहते हैं क्रेस्ट, और ये नीचे का है उसे कहा जाता है ट्रफ्स। ओके,
सो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन रेडिफैक्शन टर्म यूज किया जाता है और ट्रांसवर्स वेव के लिए क्रेस्ट एंड ट्रफ्स वर्ड यूज होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। अब चलिए हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ वाइब्रेट करता है तो ये अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन का रीजन क्रिएट होता है, और फिर ये जब अपनी जगह पे वापस आता है तो रेडिफैक्शन का रीजन क्रिएट होता है। तो इस तरह से एक कंप्रेशन और एक रेडिफैक्शन, एक कंप्रेशन फिर एक रेडिफैक्शन, यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो जाती है। ये जो डिस्टेंस है एक वेव कंप्लीट करने की, जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को कहा जाता है वेव लेंथ, या फिर हम इसे कहते हैं कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से एक बार आगे गया, फिर पीछे गया और अपनी जगह पे वापस आ गया, तो ये हुआ एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। अब इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जिस डिस्टेंस तक वो पार्टिकल्स ने वाइब्रेट किया उस डिस्टेंस को कहा जाता है वेव लेंथ, बिकॉज वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ वेव, वन वेव। ठीक है, सो व्हाट इज वेव लेंथ? वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट वेव्स। अब ये कोई भी टू एडजेसेंट पॉइंट हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो भी एक वेव लेंथ हुई। दो कॉरस्पॉन्डिंग जो कंप्रेशन होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे भी हम वेव लेंथ कहते हैं। रेडिफैक्शन, दो रेडिफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे भी कहते हैं हम वेव लेंथ। ये तीनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है ना। अब जैसे कि आप देख लो, यहाँ से आप अपना हाथ ऊपर करोगे ऐसे, यहाँ से अपना हाथ यहाँ करोगे, तो यही तो डिस्टेंस होती है, दो कंप्रेशन के बीच की दूरी या फिर दो रेडिफैक्शन के बीच की दूरी, सब सेम होती है। तो वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशंस और टू एडजेसेंट रेडिफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है, उस नंबर ऑफ ऑसिलेशन को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। किसी एक टाइम पीरियड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, कितनी बार आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है, उस नंबर ऑफ ऑसिलेशन को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। इसे न्यू से डिनोट किया जाता है, इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। इसे हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो ग्राफ दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये 1 सेकंड का ग्राफ है। 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी बार वाइब्रेट किया उसे दिखा रहा है ये ग्राफ। तो 1 सेकंड में फर्स्ट वाले को अगर आप देखो तो एक ऑसिलेशन यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड ऑसिलेशन, यहाँ से थर्ड, यहाँ तक फोर्थ, फिर यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ, यहाँ से यहाँ तक सिक्स्थ। तो इसमें फर्स्ट वाले में कितना ऑसिलेशन हुआ? 6, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 हर्ट्ज। ये हो गया 6 हर्ट्ज। अब सेकंड वाले में देखो, एक ऑसिलेशन, दूसरा ऑसिलेशन, तीसरा ऑसिलेशन, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 हर्ट्ज। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव को कंप्लीट होने में कितना समय लगा उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे हम टी से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड। अब एक वेव यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब एक बार ऑसिलेट करता है तो उसको एक वेव कहा जाता है। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा उसी को कहा जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि एक रेडिफैक्शन से लेकर के कंप्रेशन से होकर के रेडिफैक्शन तक की जो डिस्टेंस है, इतना ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा उसी को कहा जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि फर्स्ट ग्राफ में अगर आप देखो तो 1 सेकंड में 6 टाइम ऑसिलेशन हो रहा है। सेकंड ग्राफ में देखो तो 1 सेकंड में कितनी बार? 3 टाइम्स, है ना। और इसमें 1 सेकंड में 6 टाइम्स, 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? 1 सेकंड में 6 टाइम ऑसिलेशन हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/6 सेकंड। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/3 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, इस फिगर में अगर आप ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हमें एक रिलेशन दिख रहा है। जब
इसमें देखो कि 6 बार फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 6 है, तो इसका टाइम पीरियड कम है, और इसमें फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है ना। दैट मीन्स के फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो टाइम पीरियड कम होता है, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 1/ν और न्यू इज इक्वल टू 1/t। इसी तरह से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में भी एक रिलेशन दिखता है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो जितनी देर से ऑसिलेशन होगा उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, है ना। यहाँ पे डिले हो रहा है ना टाइम में, तो यहाँ की वेवलेंथ देखो कितनी लॉन्ग है, और यहाँ पे वेवलेंथ देखो शॉर्टर है, इतनी है। तो फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी होता है तो वेवलेंथ शॉर्टर होती है, फ्रीक्वेंसी देर से होता है, कंप्लीट होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी क्या रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है। सो शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितने डिस्टेंस तक वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन के ड्यूरिंग वो कितनी दूर तक जा रहा है, इस दूरी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाइब्रेट किया, आगे की तरफ पुश किया, इतनी दूर तक गया, फिर पीछे की तरफ पुश किया और अपनी जगह पे वापस आ गया। तो ये जो डिस्टेंस होती है या फिर ये जो डिस्टेंस होती है उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। वेव एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मूव फ्रॉम देयर मेन पॉइंट व्हेन अ वेव पासेस थ्रू। कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितनी दूर तक वाइब्रेट हो रहा है उस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो क्रेस्ट की जो हाइट होती है या ट्रफ की जो हाइट होती है वही होता है एम्पलीट्यूड। ओके, इट इज डिनोटेड बाय ए और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो ये 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी वेव की। अब हम लोग देखते हैं साउंड वेव की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो साउंड वेव सबसे पहला तो होता है लाउडनेस, द एट्रीब्यूट ऑफ साउंड दैट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड, दैट इज लाउडनेस और सॉफ्टनेस। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिससे हमें ये पता चलता है कि साउंड लाउड है या सॉफ्ट है, साउंड ज़्यादा तेज़ है या धीमी है। जो साउंड के लेवल को बताता है उसी को कहा जाता है लाउडनेस, ठीक है। अब जैसे कि आप किसी टेबल पे हीट करते हो तो आप जितनी ऊंचाई से हीट करोगे उतना ज़्यादा आवाज़ होगी, और जितने धीरे से हीट करोगे तो उतना कम आवाज़ होगा। तो एम्पलीट्यूड, ये जो ऊंचाई है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेटिंग डिस्टेंस होता है वही तो होता है उसका एम्पलीट्यूड। तो आप जितनी ऊंचाई से मारोगे, जितना दूर तक ऑब्जेक्ट जाएगा उतना ही उसकी लाउडनेस बढ़ेगी। तो ये जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। आप जितनी ऊंचाई से मारोगे उतना ज़्यादा लाउड आवाज़ निकलेगी, आप जितनी नज़दीक से मारोगे उतनी कम आवाज़ निकलेगी, सॉफ्ट आवाज़ निकलेगी। तो दैट मीन्स सॉफ्ट साउंड हैज़ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड लाउडर साउंड हैज़ लार्ज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे देखो, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो सॉफ्ट साउंड होगी, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो कैसी आवाज़ होगी, लाउड साउंड निकलेगा, ठीक है। तो साउंड की जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड हाई होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड लो होगा तो सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसी तरह से एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक होता है पिच। पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो पिच उतना ही हायर होगा, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हायर उसकी पिच होती है। किसी भी साउंड की जो हाईनेस और लोनेस होती है, टोन की श्रिलनेस होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि साउंड कर्कश है या मीठी आवाज़ है। ये चीज़ जो पता चलती है उस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है पिच। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन और द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड पिच। द फास्टर द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जितना फास्ट होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। और जितना लो वाइब्रेशन होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ही कम पिच होगा, लो पिच होगा, ओके। अब कौवे की आवाज़ आपने सुनी है, कोयल की आवाज़ आपने सुनी है। तो कौवे की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच्ड साउंड है,
कोयल की जो आवाज़ है वो लो पिच साउंड है, वुमेन की जो आवाज़ होती है वो लो पिच्ड साउंड होती है, मैन की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच्ड साउंड होता है ना। तो इस तरह से अनदर कैरेक्टरिस्टिक होता है पिच, जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन जितनी तेज़ी से होगा उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और उतना ही हायर पिच होगा। सो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। दैट इज यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है कि हाई पिच दैट मीन्स श्रिल साउंड और लो पिच मतलब फ्लैट साउंड, कर्कश आवाज़। ठीक है, अब आइए हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, दैट इज क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। क्वालिटी और टिम्बर वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो हमें दो साउंड में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, एक साउंड को दूसरे साउंड से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। दो ऐसे साउंड जिनकी पिच और लाउडनेस सेम होती है। अब जैसे कि आपकी आवाज़ और आपके फ्रेंड की आवाज़, आप कैसे पहचान पाते हो कि कोई अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और वो बोल रहा है, तो आप कैसे पहचान पाते हो कि वो आपका फ्रेंड है? उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड से, राइट, है ना। तो क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें एक साउंड को दूसरे साउंड से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की। मेन कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर ऑफ साउंड। ओके, अब इसके बाद दो टर्म आता है टोन एंड नोट। तो जब किसी साउंड की सभी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम हो, जिसका एम्पलीट्यूड एकदम सेम होता है, उस तरह की सिंगल फ्रीक्वेंसी से बनी हुई साउंड को टोन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं, हम लोगों की बोलने का जो टोन है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन अगर आप म्यूज़िक की बात करो तो म्यूज़िक का आपने फ्रीक्वेंसी देखा है, कोई कभी लो होता है कभी हाई होता है, इस तरह का उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो म्यूज़िक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, म्यूज़िक में जो साउंड बनता है, म्यूज़िक का जो साउंड होता है, वो अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी को मिला करके साउंड क्रिएट होता है। तो जब साउंड मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से मिलकर के बना हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं नोट, जैसे कि म्यूजिक। और हम लोगों की जो बोली होती है वो है टोन। ओके, सो एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं, लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर में क्या डिफरेंस है। तो लाउडनेस डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फीबल साउंड, पिच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन श्रिलर एंड फ्लैटर साउंड, timber distinguishes one sound from other having the same pitch and loudness. Loudness depends upon amplitude of sound, pitch depends upon the frequency of the sound, and timbre both the sounds have different sound effects. Loudness में जितना ही हाई एम्पलीट्यूड होगा उतना ही लाउड साउंड होता है, जितना लो एम्पलीट्यूड फीबल साउंड। पिच की अगर हम बात करें तो पिच में हाई फ्रीक्वेंसी श्रिलर साउंड यानी कि लो पिच, शॉर्टर वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी फ्लैटर साउंड, लॉन्गर वेवलेंथ। ओके, और टिम्बर में पिच भी सेम रहता है, लाउडनेस भी सेम रहती है, लेकिन क्वालिटी जो होती है साउंड की वो डिफरेंट होती है। जैसे कि गिटार एंड सितार दोनों का जो पिच है और लाउडनेस है वो सेम है, लेकिन आवाज़ अलग अलग निकलती है। क्वालिटी जो है, टिम्बर जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड किसे कहा जाता है। तो आपने देखा होगा, मैथ में आपने स्पीड पढ़ा होगा, है ना। तो स्पीड का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब साउंड में अगर हम साउंड के स्पीड की बात करें तो साउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसी को तो वेवलेंथ कहा जाता है। अब ये वेव है, एक बार ऑब्जेक्ट आगे की तरफ वाइब्रेट किया, फिर एक बार पीछे की तरफ वाइब्रेट किया और अपनी जगह पे वापस आ गया। तो इस वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसी को तो वेवलेंथ कहा जाता है ना। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ साउंड। तो इस डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देंगे वेवलेंथ से और इस टाइम को हम रिप्लेस कर देंगे टाइम पीरियड से। तो साउंड ऑफ वेवलेंथ, साउंड ऑफ, तो स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा बाई टी। ओके, सो स्पीड v इज इक्वल टू, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, स्पीड v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। या फिर अब देखो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, तो लैम्डा बाई टी जो है, लैम्डा बाई टी, अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हो, है ना। ये जो 1/t है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं।
अब ये 1/t, बिकॉज एज वी नो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो 1/t को हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यू से, फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा इंटू म्यू। सो अनदर फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो यही तो है, लैम्डा इंटू न्यू, वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरह से आप तीनों चीज का फॉर्मूला निकाल सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी है, तो इसी से आप तीनों चीज का फॉर्मूला निकाल लो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी को इधर रहने दो, ये वेव लेंथ यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बाई वेव लेंथ। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। और अगर वेव लेंथ निकालना है तो वेव लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसी तरह से टाइम पीरियड अगर निकालना है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, स्पीड बाई वेव लेंथ। अब इसको हम पलट देंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, वेव लेंथ बाई स्पीड। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला निकल गया। तो इस तरह से आप एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ वेव इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड दी गई है एंड हैज अ वेव लेंथ ऑफ 1 मीटर, वेव लेंथ दिया हुआ है, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला या ये वाला। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड के जगह पे स्पीड का रख दो, 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वेव लेंथ कितना है, 1 मीटर इंटू फ्रीक्वेंसी। अब इस 1 मीटर को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, बाई में आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड बाई 1 मीटर। 1 मीटर से 2 मीटर कटेगा, मीटर से मीटर कैंसिल, 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 2 बाई सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये बाई में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। अब इसको हम जब ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 सेकंड माइनस 1, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह से आप अनदर एग्जांपल सॉल्व करो। अगर मान लेते हैं कि दिया हुआ है एक वेव दी गई है जिसका वेव लेंथ है 0.5 मीटर। ठीक है, एक वेव लेंथ दी गई है 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 हर्ट्ज। तो आपको इसका स्पीड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आप इसे गुना कर दोगे, है ना, 0.5 मीटर इंटू 2 हर्ट्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 5 जा 13, 2 5 जा 10, तो 1 हो जाएगा, 1 मीटर इंटू हर्ट्ज। अब हर्ट्ज को हम लोग अभी अभी देखें कि हर्ट्ज को सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो ये जब सेकंड में बदलेगा तो सेकंड माइनस 1 हो जाएगा, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 मीटर सेकंड माइनस 1, ये हो गई इसकी स्पीड। ठीक है, आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गया होगा स्पीड से रिलेटेड। अब एक और बात ध्यान में रखनी है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में साउंड का क्या स्पीड होता है। तो सबसे तेज साउंड ट्रेवल करती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम स्पीड में साउंड ट्रेवल करती है गैसेस में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, अब चलिए हम लोग अनदर टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब होता है कि वो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी जो कि पर सेकंड में पर यूनिट एरिया में ट्रांसफर होती है। अब कहीं पे कितनी फोर्स से एनर्जी जो है, कितने फोर्स से साउंड प्रोपेगेट कर रही है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंटेंसिटी कहा जाता है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, सो इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, सॉरी, ये इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये लाउडनेस का ऐसा यूनिट होता है डेसिबल। ठीक है, और इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। लाउडनेस क्या होता है कि हमारा
हमारे कानों में कोई आवाज़ किस सेंसिटिविटी के साथ पहुंच रही है, किस लेवल के साथ पहुंच रही है, हम किसी आवाज़ को किस तरह से रिसीव कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाउडनेस। अब कोई आवाज़ आपके लिए लाउड हो सकती है, हमारे लिए सॉफ्ट हो सकती है। जो आवाज़ मुझे तेज़ लग रही है वो आपके लिए नॉर्मल आवाज़ हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है वो सभी के लिए एक सेम आवाज़ होती है। अब जैसे कि आप इसे ऐसे समझो कि बंद कमरे में आपका मोबाइल रिंग कर रहा है और आप बाहर हो, तो बाहर आपको वो आवाज़ कम सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू जब आप उस रूम में मौजूद होगे तो आपको वो आवाज़ लाउड सुनाई देगी, है ना। किसी बंद कमरे में अगर कोई मोबाइल रिंग कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी तो सेम है, रूम में बज रहा है उसकी इंटेंसिटी सेम निकल रही है, लेकिन जब आप रूम के बाहर हो तो आपको कम आवाज़ सुनाई देती है, और जब आप रूम में रहते हो तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। तो ये जो कम और ज़्यादा हो रहा है वो है लाउडनेस, और जो आवाज़ जिस इंटेंसिटी के साथ रिंग कर रहा है दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन loudness and intensity? So loudness is the physiological response of the ear to the sound. हमारा कान उस आवाज़ पे किस तरह का रिस्पॉन्स करता है, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस, जबकि इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम पे वो आवाज़ किस इंटेंसिटी के साथ वो साउंड एनर्जी वहाँ तक पहुँच रही है वो कहलाती है उसकी इंटेंसिटी। अब जैसे कि कहीं पे कोई साउंड बॉक्स बज रहा होता है ना, किसी भी लोकेशन पे अगर साउंड बॉक्स बज रहा होता है, जैसे कि आप लोगों के स्कूल में फंक्शन हो रहा होता है, तो फंक्शन हो रहा है तो जब आप साउंड बॉक्स के बिल्कुल पास में बैठे हुए होते हो तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे जो साउंड की इंटेंसिटी है वो हाई है। और जब आप उस साउंड बॉक्स के पीछे बैठे हुए होते हो तो आपको लो आवाज़ सुनाई देती है, सॉफ्ट आवाज़ सुनाई देती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे साउंड एनर्जी का ट्रांसफ़र कम हो रहा है। ठीक है। सेकंड है लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन आवर सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग, वेयर एज इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ आवर ईयर्स। इंटेंसिटी को हमारी ईयर के सेंसिटिविटी से कोई मतलब नहीं है, यह इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन लाउडनेस जो है वो हमारी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो आवाज़ मुझे सॉफ्ट लग सकती है वो आपको लाउड लगेगी, जो आवाज़ आपके लिए लाउड हो सकती है, जो आवाज़ आपके लिए नॉइज़ हो सकती है वो हमारे लिए नॉर्मल हो सकती है। ओके, लाउडनेस को डेसिबल में मेज़र किया जाता है एंड इंटेंसिटी को वाट पर स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। तो ये है 3 मेजर डिफरेंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन जब किसी भी सरफेस से कोई साउंड टकरा करके वापस आ जाती है उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसी आवाज़ का, किसी साउंड का किसी सरफेस से टकरा करके वापस लौट आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लॉज होते हैं जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसके अंतर्गत 2 बातें आती हैं। उसके अकॉर्डिंग द इंसिडेंट वेव ऑफ द साउंड, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टिंग वेव ऑफ साउंड, दिस 3 शुड बी इन सेम प्लेन। यानी कि जहाँ से आवाज़ निकल रही है वो जगह, वो पॉइंट, और जहाँ से आवाज़ टकरा करके वापस हो रही है, ये तीनों, ये सोर्स ऑफ साउंड, ये पॉइंट जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, जहाँ से आवाज़ रिटर्न होती है, जहाँ से आवाज़ टकरा करके वापस रिटर्न होती है, उस पॉइंट को कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है। और ये जो आवाज़ यहाँ से यहाँ तक टकराने के लिए जहाँ तक जाती है, जहाँ पे जा करके टकराती है, उस वेव को कहा जाता है इंसिडेंट वेव, और जहाँ से टकरा करके वापस आती है तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग वेव। तो ये इंसिडेंट वेव, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग वेव, ये तीनों एक ही प्लेन पर होना चाहिए, यानी एक ही सरफेस पे होना चाहिए। ऊपर नीचे रहेगा तो आवाज़ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। हमारा कान भी इसी लेवल में होना चाहिए, जहाँ से साउंड निकल रही है उसी लेवल में होना चाहिए, तभी आवाज़ रिफ्लेक्ट करेगी, तभी आवाज़ हमें सुनाई देगी, अदरवाइज हम आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। ओके, तो ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ से वेव जा रही है और यहाँ पे टकरा करके वापस हो गई, है ना। तो ये इंसिडेंट वेव और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल, और इस रिफ्लेक्टिंग वेव और नॉर्मल के बीच में जो
एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी साउंड का रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं इको एंड रिवर्बरेशन पे। इको, अब देखो आप कभी कभी आप जब खुली जगह पे जाकर के जब आप खूब जोर से चिल्लाते हो तो आपको वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, कुछ समय के बाद आपको सेम आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे कि आपने कहा हेलो, कुछ समय के बाद यही हेलो पूरे लफ्ज़ में बार बार जब रिपीट होता हुआ सुनाई देता है, कुछ समय के बाद फिर आपको हेलो हेलो हर तरफ से सुनाई देने लगेगा, तो इसको कहा जाता है इको। लेकिन एक तरफ ये होता है कि जब आप कभी हेलो कहते हो तो आपको सुनाई देगा लो लो लो, ये आवाज़ सुनाई देती है, तो इसको इको नहीं कहेंगे। जब तक पूरी आवाज़ नहीं रिफ्लेक्ट होती है तब तक हम उसे इको नहीं कहते हैं। ये हुआ इको जिसमें पूरी आवाज़ सुनाई देती है, और जब सिर्फ लास्ट के कुछ लेटर सुनाई देते हैं, लास्ट के कुछ लेटर जब रिफ्लेक्ट होते हैं बार बार, तो उसको कहा जाता है रिवर्बरेशन। अब जैसे कि आप किसी खाली कमरे में जब बोलोगे, जब चिल्लाते हो तो आपको सिर्फ गूंज सुनाई देती है, पूरा आवाज़ साफ साफ नहीं सुनाई देता है जो आप बोलते हो, तो वो होता है रिवर्बरेशन। लेकिन जब आप किसी ऊंची बिल्डिंग के पास जब आप चिल्लाते हो, बोलते हो, तो उसमें बहुत जगह से, बहुत सारे सरफेस से, बहुत सारे ऑब्स्टेकल से आवाज़ टकरा करके, और जो आपने कहा, जैसे कि आपने किसी को आवाज़ दी नेहा, तो वही नेहा 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 हर तरफ से सुनाई देता है, तो वो हुआ इको, उसको कहते हैं इको। ठीक है। और जब सिर्फ आपको हा 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 सुनाई दे रहा है तो वो होता है रिवर्बरेशन। तो ऑडिटोरियम वगैरह में जो माइक पे जो बोलते हैं सब स्पीकर सब, तो उनकी जो लास्ट की जो आवाज़ बार बार रिपीट होती है तो वो होता है रिवर्बरेशन। और माउंटेन वगैरह के पास जो आवाज़ रिफ्लेक्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड इको। अब जैसे कि थंडर होता है, मेघ गरजते हैं, बादल जो गरजते हैं, तो उसकी जो आवाज़ सुनाई देती है तो वो होता है इको। वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड क्रिएट होती है, दैट इज़ कॉल्ड इको। Okay, so the sound created due to the successive or multiple reflection of the sound from a number of reflecting surfaces is called echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 सेकेंड। अब इस आवाज़ को रिटर्न होने में एट लीस्ट 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। 0.1 सेकेंड के बाद ही वो आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि इको सुनाई देने के लिए कम से कम 17.2 मीटर 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए उस ऑब्स्टेकल से। आप इस सरफेस पे बोल रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो, तो जहाँ से आवाज़ रिटर्न होगी और आपके कानों तक फिर वापस आएगी, तो इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम 17.2 मीटर की डिस्टेंस रहेगी, तभी इको सुनाई देगी। अदरवाइज वो इको नहीं है, वो रिवर्बरेशन है। ओके, सो इको क्या है? जब किसी साउंड के किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद अगेन एंड अगेन बिल्कुल सेम साउंड सुनाई देता है, पूरे शब्दों में वही आवाज़ जब रिटर्न होती है तो उसे कहा जाता है इको। और अगर आप किसी खाली कमरे में चिल्लाते हो तो साउंड रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन सिर्फ लास्ट का कुछ लेटर जब हमको सुनाई देता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ओके, दूसरी बात कि ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, इन दोनों के बीच में कितना का गैप होता है? 0.1 सेकेंड का। ओरिजिनल साउंड जो हमने कहा और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आवाज़ सुनाई देगी उस बीच में कितने टाइम का डिस्टेंस होता है? 0.1 सेकेंड का। ठीक है, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो आइए देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ, वो किसी क्लिफ के पास खड़ा हुआ है कोई बंदा, और वो उसने कुछ बोला, उसने अपने क्लैपिंग की। क्लैपिंग करने के बाद उसको वही क्लैपिंग कितने सेकंड के बाद सुनाई देती है? 2 सेकंड के बाद। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड भी इज एज 346 मीटर पर सेकंड। आपको ये बताना है कि उस बंदे से लेकर के उस क्लिफ तक की डिस्टेंस क्या होगी जहाँ से आवाज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो इसमें यह दिया है कि इको कितने सेकंड के बाद रिफ्लेक्ट होती है? 2 सेकंड के बाद। स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 346 मीटर पर सेकंड। ओके, आपको निकालना है डिस्टेंस। तो आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस? सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आवाज़ रिटर्न होगी तो वो दोहरी डिस्टेंस तय करेगी, दोहरी दूरी तय करेगी। एक बार जाएगी फिर उसी रास्ते होकर के वापस आएगी, तभी तो आवाज़ सुनाई देगी ना।
तो यहाँ पे डबल डिस्टेंस हो रहा है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो भी आपका आंसर आएगा वो डबल डिस्टेंस होगा, उसको आप 1/2 से इंटू कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तब जो आपका आंसर आएगा वो मेन आंसर होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टाइम कितना है 2 सेकंड और स्पीड दी हुई है 346। तो एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड है 346 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं मालूम है हमें, निकालना है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 346 इंटू 4 सेकंड। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 6 24 हासिल 2, 4 4 16, 18 के 1 कैरी कर लेंगे, 4 3 12 1 13, 1384 है ना, 1384 मीटर। ये हुई डिस्टेंस। यहाँ से आवाज़ यहाँ तक ट्रेवल की, फिर यहाँ से वापस आई, यहाँ से आवाज़ ट्रेवल की, फिर यहाँ से वापस आई, ये दोहरी डिस्टेंस निकली है। अभी जो हमने डिस्टेंस निकाला वो डबल डिस्टेंस है। क्लिप से उस पर्सन की डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसे 1/2 से, इसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तब मेन डिस्टेंस निकलेगी। एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रियल डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 1384/2, तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 9 ओके। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, एन इको इज हर्ड इन 3 सेकंड। 3 सेकंड में कोई आवाज़ सुनाई देती है ना, इको सुनाई देता है 3 सेकंड में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342। अगर स्पीड 342 है और इको 3 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम, 342 इंटू मीटर पर सेकंड है तो हम इसे मीटर बाई सेकंड भी लिख सकते हैं, और इंटू में कर देंगे टाइम, 3 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 एंड 10, इतना मीटर हुआ। ये डबल डिस्टेंस है, हमें सिंगल डिस्टेंस निकालना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सोर्स की कितनी डिस्टेंस है। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, 513 मीटर। ये हो गया आंसर। ओके, आई होप आप सभी को नॉमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अब, है ना। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो भी डिस्टेंस निकलेगा उसको हम 2 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो भी डिस्टेंस निकलेगी वो डबल डिस्टेंस होगी, ठीक है। किसी भी सोर्स ऑफ साउंड से जो आवाज़ निकल रही है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगी और फिर वापस आएगी, तो ये डबल डिस्टेंस होगा। तो इसे सिंगल डिस्टेंस निकालना है हमको, तो उसके लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। ओके, तो चलिए ये था इको एंड रिवर्बरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिवर्बरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। सो द रिवर्बरेशन, the repeated reflection that result in the persistence of sound, the repeated reflection that result in the persistence of sound is called reverberation। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साउंड रिफ्लेक्टेड इन ऑडिटोरियम से जो आवाज़ आती है वो, या फिर किसी हॉल से, सिनेमा हॉल से, कंसर्ट हॉल से जो आवाज़ आती है वो है रिवर्बरेशन। और किसी माउंटेन या ऊंची बिल्डिंग से जो आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड इको, ठीक है। ये एग्जाम्पल में आप डाल दोगे इको अगर पूछेगा तो, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या क्या यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। तो आपने मेगाफोन देखा होगा, लाउड स्पीकर देखा होगा, राइट, या फिर हॉर्न्स जो लगे हुए होते हैं मंदिरों में वगैरह में, कहीं पे भी जो फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें हॉर्न्स लगाए जाते हैं जगह जगह पर। तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि आवाज़ किसी एक पार्टिकुलर जगह पर ही जा सके। ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि जिस तरफ ये रहेगा उसी तरफ आवाज़ जाएगी, ठीक है। तो ये किस पे बेसिस होता है, किस पे बेस्ड होता है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रम्पेट, शहनाई वगैरह, तो ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए हुए होते हैं। सेकंड यूज़ है स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए। तो हार्ट बीट सुनने के लिए ये अपने कानों में लगाते हैं और यहाँ पे हार्ट पे रख करके उसे
हार्ट बीट सुनते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसकी जो वायर होती है ना, इसकी जो वायर होती है उसके सरफेस पे आवाज़ कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे टकराती हुई डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है और वो हार्ट बीट सुन पाता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, साउंड यहाँ से टकराई फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से टकराई यहाँ गई, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का, है ना। तो इस तरह से हार्ट बीट सुनी जाती है स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप को मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। थर्ड, आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल या कंसर्ट हॉल वगैरह की जो ऊपर की जो छत होती है वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, घूमी हुई होती है। तो वो कैसे होता है एक्चुअली में, ये कर्व्ड क्यों होता है? क्योंकि जो भी स्पीकर बोले वो आवाज़ हर किसी तक पहुंच सके, हर इंसान तक पहुंच सके, हर लाइन में वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच सके, इसलिए सीलिंग को कर्व बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स। अब हम लोग आते हैं रेंज ऑफ हियरिंग पे। तो हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो ऑडिबल रेंज होती है वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज होता है। तो ऑडिबल रेंज जो होती है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। इसके नीचे की जो आवाज़ होती है 20 हर्ट्ज से लो आवाज़ जो होती है उसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक साउंड, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ जो होती है, साउंड होती है, उसे कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड। तो आप लोग ये याद रखेंगे, ऑडिबल रेंज अगर आप याद रखोगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडिबल रेंज हुआ। 20 हर्ट्ज से नीचे तक, नीचे की जो जितनी भी आवाज़ है वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाती है, या फिर इंफ्रा साउंड भी कहते हैं हम उसे। ओके, और 20 किलो हर्ट्ज से एबव की जो साउंड होती है, एबव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसे कहा जाता है इन अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रा साउंड। ओके, तो ऑडिबल रेंज इसमें ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इस रेंज में सुन सकते हैं। ओके, इंफ्रासोनिक साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे के जो साउंड होते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि ह्यूमन बींग्स, एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट ह्यूमन, उनकी ये रेंज होती है, ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। लेकिन जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो 25,000 तक की आवाज़ सुन सकते हैं। 25,000 तक की आवाज़ वो सुन सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 20,000 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ वो सुन सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन सुन सकते हैं? तो वेल्स मछली आपने सुना होगा, वेल्स फिश जो होती है वो, वेल्स या फिर एलिफेंट हो गए, तो ये सब इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकती हैं। इसके अलावा राइनोसिरस जो होते हैं वो 5 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइनोसिरस। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। अगर आपको आएगा एग्जाम में रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि हियरिंग जो साउंड होता है वो 3 कैटेगरीज में होता है। एक होता है ऑडिबल रेंज, एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड, और एक होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। फिर ऑडिबल रेंज में आप एग्जांपल दे दोगे एडल्ट ह्यूमन का, और इंफ्रासोनिक में आप उसकी रेंज बता करके और फिर उसके एग्जांपल्स आप मेंशन कर दोगे। देन अल्ट्रासोनिक साउंड में आप उसकी रेंज बताओगे कि 20 किलो हर्ट्ज से एबव की जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहा जाता है अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आ जाएगा डॉल्फिन्स जो होती हैं वो अल्ट्रासाउंड सुन सकती हैं। बैट्स, चमगादड़ जिसे कहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं, है ना। पोर्पोइज होती है, एक मछली होती है एक टाइप की पोर्पोइज, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकती हैं। फिर मोथ्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की एक कैटेगरी है मोथ्स, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। तो इनमें ये कैटेगरी, इनमें ये क्वालिटी होती है, मोथ्स अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं। इसलिए जब इनके आसपास इर्द गिर्द कोई बैट स्क्वीक कर रहे होते हैं, मंडरा रहे होते हैं, तो इनको मोथ्स को पहले ही सुनाई दे देता है और ये अलर्ट हो जाती हैं, कैप्चर होने से अपने आप को बचा लेती हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड सुनने की वजह से इसको पहले ही पता चल जाता है कि हमारे आसपास कोई चमगादड़ है और हमें उससे प्रोटेक्ट करना है, तो ये खुद को बचा लेती हैं। इसी तरह से जानवरों को अर्थक्वेक आने से पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाली है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। अर्थक्वेक्स की जो साउंड होती है
वो लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड होती है। मेन शॉक वेव जो होता है उससे पहले लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है अर्थक्वेक, जिसकी वजह से जानवर को पहले ही पता चल जाता है और वो एनिमल जो है पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये था रेंज ऑफ हियरिंग। अब इसके बाद आता है एक टॉपिक, हियरिंग एड। तो हियरिंग एड एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चलने वाली एक डिवाइस होती है, जिससे जिन्हें सुनाई नहीं देता है उनके कानों में लगा दिया जाता है और उन्हें सुनाई देता है। एक्चुअली में ये जो हियरिंग एड होता है, ये इसमें एक माइक्रोफोन लगा हुआ होता है ना, जो बोलता है वो माइक्रोफोन में बोलता है और उस आवाज़ को ये हियरिंग एड रिसीव करती है माइक्रोफोन के थ्रू। अब ये कैसे फंक्शन करता है आइए इसे समझते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये माइक्रोफोन जो होता है ना, ये साउंड वेव को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। साउंड वेव रिलीज हुई है ना, किसी ने माइक्रोफोन में बोला, उससे साउंड वेव रिलीज हुई और वो साउंड वेव कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट होती है। कौन कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उस हियरिंग एड में एक एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, जो कि ये एम्पलीफायर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो एम्पलीफायर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफाइड सिग्नल में कन्वर्ट होता है। एम्पलीफाइड सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब ये एम्पलीफाइड सिग्नल स्पीकर के थ्रू, अब उसमें एक स्पीकर लगा हुआ होता है, उस स्पीकर के थ्रू ये स्पीकर को सेंड करता है। ठीक है, इसमें एक स्पीकर लगा हुआ होता है, हियरिंग एड में स्पीकर लगा हुआ होता है। वो स्पीकर एम्पलीफाइड सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है साउंड में। एज अ रिजल्ट वो डिफ पर्सन उस आवाज़ को सुन पाता है। इस तरह से फंक्शन करता है हियरिंग एड। माइक्रोफोन में आवाज़ कैप्चर हुई और साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाइड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर ये एम्पलीफाइड सिग्नल जो है स्पीकर को सेंड किया जाता है और फिर स्पीकर उसे साउंड वेव में कन्वर्ट करके उस पर्सन के कान तक पहुंचाता है साउंड की तरफ। ओके, तो ये था हियरिंग एड। अब लास्ट टॉपिक हम लोग आज का देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किस तरह से काम करती है। अल्ट्रासाउंड का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, अल्ट्रासाउंड का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है किसी भी स्पेयर पार्ट्स को, जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, किसी भी मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, गाड़ी के कोई पार्ट्स वगैरह हो जाते हैं, तो जहाँ तक आसानी से हाथ नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया जाता है और उस पार्ट को साफ किया जाता है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड बहुत ही तेज़ी के साथ वहाँ तक पहुँचाई जाती है, जिससे कि वहाँ पे जो भी डस्ट होते हैं वो सब हट जाते हैं और वो साफ हो जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस सच एज स्पाइरल ट्यूब। ये बहुत पतला होता है, यहाँ पे हमारा हाथ नहीं घुस सकता है, तो इसलिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके उसे साफ किया जाता है। ओड शेप्ड पार्ट, ओड शेप्ड यानी कि कुछ इरेगुलर शेप के जो पार्ट्स होते हैं जिसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, उस पार्ट को कहा जाता है ओड शेप्ड। ओके, तो ओड शेप्ड पार्ट को क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें भी साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। सेकंड फंक्शन, टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड होल्स इन मेटल ब्लॉक्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, मशीन्स एंड ऑल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। बिल्डिंग, ब्रिज वगैरह जो बनाया जाता है तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े खंभे लगे हुए होते हैं, पिलर लगे हुए होते हैं लोहे के, है ना। तो उस लोहे के पिलर में कहीं पे कोई क्रैक नहीं है, कहीं पे कोई होल नहीं है, उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इस फिगर में ये है मेटल ब्लॉक, अब इसमें इधर से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर कहीं पे कोई क्रैक वगैरह नहीं है तो वो आसानी से पास हो जाएगा और इधर डिटेक्टर लगा हुआ होता है, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है ना। लेकिन जहाँ पे क्रैक होता है, जहाँ पे होल होता है, वहाँ पर से वो जो अल्ट्रासाउंड है वो वापस आ जाती है, तो जिससे कि पता चल जाता है कि ये एरिया डिफेक्टिव है, यहाँ पे कोई क्रैक है, कोई होल है। समझ गए। तो इस तरह से ये एक डिटेक्टर का भी काम करता है, क्रैक डिटेक्टर, होल्स डिटेक्टर का भी काम करता है अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी,
हार्ट की जो ईसीजी होती है, ई को ई कार्डियो, सी और ग्राफी जी, तो इकोकार्डियोग्राफी को ही हम शॉर्ट में कहते हैं ईसीजी। तो ईसीजी में भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की जाती है। हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में एक आपने देखा होगा कुछ लगाया जाता है और उससे डिटेक्ट किया जाता है हार्ट बीट को चेक की जाती है, या फिर उसमें कोई डिफेक्ट्स है या नहीं है उसको चेक करने के लिए ईसीजी किया जाता है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें कोई डिफेक्ट्स है या फिर कोई ख़राबी है, कोई ऑर्गन ख़राब तो नहीं हो गया है, स्टोन्स वगैरह चेक करने में भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसे कहा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ग्राफी जी, यूएसजी। ओके, तो इंटरनल ऑर्गन्स की जो अल्ट्रासाउंड होती है उसे कहते हैं यूएसजी। हार्ट की जो अल्ट्रासाउंड होती है उसे कहा जाता है ईसीजी। ओके, हमारे किडनीज वगैरह में जो स्टोन्स हो जाते हैं, बड़े स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। ओके, सो फिफ्थ फंक्शन इज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन। ये छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ देता है और फिर वो छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं स्टोन्स के, वो यूरिन के साथ फ्लश्ड आउट हो जाते हैं। तो ये था बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अल्ट्रासाउंड जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने आई होप मैं अच्छे से आप सभी को समझा पाई हो, आप सभी को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, मैं इसकी आशा करती हूँ। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से बैक जा कर के ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि हर टॉपिक को, हर चीज़ को एक अच्छे ढंग से समझा सकूँ। ओके, तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।